जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं बच्चे? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी पढ़ाई करते रहिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए। और अच्छी पढ़ाई जब करोगे पूरे मन के साथ तो कोई भी एग्जाम को आप क्रैक करोगे। तो अपने आप को बड़ा अच्छा रखिए, अपने आप को बड़ा स्वस्थ रखिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने आप को बिल्कुल हंस पुष्ट रखिए और पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए और एग्जामों को निकालते रहिए। भरपूर वैकेंसी आ रही है बेटा, बहुत वैकेंसी आ रही है। एसएससी में आपको वैकेंसी निकाल दी है, एमटीएस वगैरह, सीजीएल वगैरह की निकाली, बैंकिंग क्षेत्र में आपको वैकेंसी निकाली है। लेकिन आप बस पढ़ते रहिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। तो हमारा टॉपिक जो चलता है, आपको एग्जाम को टारगेट लेके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के साथ हम एमटीएस का भी एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल का भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑल कॉम्पिटिशन हम दे सकते हैं। तो ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन कैसे होता है, हम 10 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन कैसे चेंज करेंगे, हम 10 क्वेश्चनों को अपने 100 क्वेश्चनों में कैसे चेंज करेंगे, ये आपकी इन वीडियो से आपको पता चलता है। तो चौथा वीडियो है ये आपका 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन का। 3 वीडियो में आपको भेज चुका हूं, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। तो चलिए, आज के जो 10 क्वेश्चन हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनके बस आप केवल एक अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए। मैंने आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट किया है, लेकिन आप उसके अलावा कोई भी एग्जाम दे सकते हो। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और मैं आपको पता है कि कोई भी डेट, हम जब भी कोई वीडियो लेकर आते हैं तो मैं आपको कोई ना कोई डेट पे क्वेश्चन बताता हूं। तो ध्यान रखना, ज्यादा टाइम लॉस ना करते हुए, आपकी एकदम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए बता दूं कि आज आपका 16 अगस्त है, सॉरी 16 जुलाई है, 16 जुलाई है आपकी। और 16 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 16 जुलाई 2024। ध्यान रखना, 16 जुलाई 1945 बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि और सन है। ध्यान रखना, यह डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, ध्यान रखना। और अमेरिका इस प्रकार 16 जुलाई 1945 को प्रथम परमाणु परीक्षण करने के बाद दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया था जिसने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था। तो विश्व में सबसे पहला परमाणु परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? आपका अमेरिका है, जिसने 16 जुलाई 1945 को किया था। मैं यहां पर आपको यह बता देता हूं, ध्यान रखना, भारत ने भी 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण मरुस्थल में, यानी कि राजस्थान में। तो भारत ने भी अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, जो कि पहला ही था। और विश्व में सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को। चलिए, यहां पर हम आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा है और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैंने सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों को टारगेट करके बनाए हैं। आपको हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? देखिए, यहां पर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर विश्व के संदर्भ में पूछा होता तो क्वेश्चन चेंज हो गया होता। ये क्वेश्चन भारत के संदर्भ में पूछा गया है, क्योंकि भारत में ये परीक्षा हुई है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और यदि हम यहां पर विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, जो अमेरिका के एक महान कृषि वैज्ञानिक थे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। तो यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं हरित क्रांति पर, ग्रीन रेवोल्यूशन पर। ग्रीन रेवोल्यूशन का कभी कभी क्वेश्चन आता है, संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो बेटा यहां ध्यान रखना, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है, या इसको फसल उत्पादन से कर सकते हैं, फसल उत्पादन से है, या इसको हम अनाज उत्पादन से भी बोल सकते हैं, अनाज उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से, फसल उत्पादन से, या अनाज उत्पादन से है। या यहां पर यह भी आ सकता है गेहूं उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन को सबसे पहले देखते हैं। तो यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक,
तो भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। पहले ऑप्शन क्लियर करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के आर्थिक सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। डॉक्टर हेनरी फोर्ड एक अमेरिका के उद्योगपति, डॉक्टर हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक उद्योगपति हैं, उद्योगपति अमेरिका के एक उद्योगपति हैं हेनरी फोर्ड। तो इस तरह से यहां पर हमने क्वेश्चन को किया, और भी यहां पर हम अभी क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान रखना। तो विश्व में हरित क्रांति की अगर बात करें, विश्व में हरित क्रांति थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। विश्व में हरित क्रांति, तो विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति जो शुरू हुई थी वो अमेरिका देश में हुई थी, अमेरिका देश में। और अमेरिका देश में ध्यान रखना 1958 से हरित क्रांति शुरू हुई थी, 1958 या 1959 से। तो विश्व में हरित क्रांति सबसे पहले अमेरिका देश में हुई थी और 1958 या 59 से यहां पर शुरू हुई थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ध्यान रखना, यहीं पर फिर हम बात करते हैं आगे भारत में हरित क्रांति की। भारत में हरित क्रांति की यदि बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ, तो भारत में हरित क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था वो 1967 से हुआ था, 1966 यानी कि हरियाणा व पंजाब राज्य में। तो सबसे पहले भारत में हरियाणा व पंजाब राज्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन को ध्यान रखना 30 मार्च 2024 को भारत के 4 मरणोपरांत व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का भी नाम था। तो ध्यान रखना 30 मार्च 2024 को 4 महान व्यक्तियों को मरणोपरांत यानी कि उनके परिवारजनों को भारत रत्न सम्मान दिया गया। उनमें से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिया। और इस प्रकार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन 52वें व्यक्ति बने, भारत के 52वें व्यक्ति बने हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 52वें व्यक्ति बने। और ध्यान रखना यहां पर 53वां भारत रत्न अवार्ड एल के आडवाणी को यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी को क्रम से 53वां भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो अभी तक ध्यान रखना, अभी तक 53 भारत रत्न सम्मान दिए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखना खनिज तेल नहीं पाया जाता है पठारी क्षेत्रों में। खनिज तेल जिसको हम पेट्रोलियम पदार्थ भी बोलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ भी बोलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ भी बोलते हैं खनिज तेल को। तो ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। कोयला, लोयस और मैग्नीज ये पठारी क्षेत्रों में, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता। यहीं पर हम बात करते हैं कोयला। तो कोयला उत्पादन की यदि बात करें तो कोयला उत्पादन जो करता है सबसे ज्यादा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य करता है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है भारत का वो छत्तीसगढ़ है। और विश्व में बात करें, विश्व में कोयला उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा कोयला जो होता है वो चीन देश में होता है। इसी प्रकार लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क, तो लौह अयस्क के उत्पादन में, लौह अयस्क यानी कि आयरन ऑर्स, तो उत्पादन में बात करें तो उड़ीसा, लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। लौह अयस्क के मामले में, लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। खनिज तेल की बात करें, खनिज तेल, तो खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज उत्पादन में भारत में उड़ीसा अपना प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरह से यहां पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। चलिए आगे मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम 100% मार्क देंगे। क्वेश्चन है कि वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। वे कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं
जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपका होगा नर्मदा और सोन नदियां। तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अब यहां पर हम क्वेश्चंस बड़े समझेंगे। ये जो अमरकंटक का पठार है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अमरकंटक का पठार किस राज्य में है? अमरकंटक का जो अमरकंटक का जो पठार है वो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। इसी से चंबल नदी, इसी से चंबल नदी, सॉरी, इसी से नर्मदा नदी, इसी से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। अभी हम यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की। तो चंबल नदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से, ये क्लियर। यहां पर क्वेश्चन अमरकंटक का पठार, और अमरकंटक का पठार मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य में बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। विंध्याचल पर्वतमाला से होता है बेतवा नदी का उद्गम। चंबल का हो गया। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक के पठार से होता है। अमरकंटक के पठार से होता है सोन नदी का उद्गम भी। नर्मदा और सोन ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से यहां पर आपका हो गया। बात करते हैं हम यहां पर, ध्यान रखना, नर्मदा नदी। यदि बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी ध्यान रखना पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि ये अरब सागर में गिर जाती है ये नदी। और ध्यान रखना भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है, भ्रंश घाटी में या रिफ्ट वैली में। और ध्यान रखना क्वेश्चन ये बहुत आता है कि भारत की कितनी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। भारत की कितनी नदियां भ्रंश घाटी को बोलते हैं हम रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं, तो रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी लगातार आपको बहुत बड़े एग्जामों में आता है, पीसीआर और आईएएस के एग्जामों में आता है कि भ्रंश घाटी में भारत की कितनी नदियां प्रवाहित होती है। तो 3 नदी, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। तो ये 3 नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं भारत की, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आपको आता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर और बता दूं जीके का, यहीं पर और बता देता हूं, ध्यान रखना, गंगा प्लस सोन नदी। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखना सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगर प्राचीन काल में देखें, यहां पर हर्यक वंश के राजा उदयन ने, ध्यान रखना, सुनते रहना बेटा, देखिए पढ़ते रहिए, आपको जबरदस्त जीके में कंप्लीट करा दूंगा। हर्यक वंश का राजा था उदयन, उसने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो की थी वो हर्यक वंश के राजा उदयन ने की थी, और इस पाटलिपुत्र को गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र यानी कि ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम देखते हैं तो पटना है। यह पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो पटना की स्थापना जो की थी, पटना को जो बसाया था वो शेरशाह सूरी ने बसाया था, गंगा नदी के तट पर शेरशाह सूरी ने। तो पटना शहर को बसाया था शेरशाह सूरी ने गंगा नदी के तट पर, और पाटलिपुत्र को बसाया था राजा उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर। तो क्वेश्चन इस तरह से ये मैंने यहां पर आपको बताया। ध्यान रखना, चंबल नदी पर निम्न बांध बने हुए, चंबल नदी पर जैसे गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर बना है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर बना है। राणा सागर बांध भी चंबल नदी पर बना है। तो राणा सागर बांध जो है वो राजस्थान में है, ध्यान रखना, और ये दोनों बांध जो है ये मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता है। और भी मैं यहां पर क्वेश्चन को डिटेल करूं, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना है। पारीछा बांध भी बना है, पारीछा बांध भी बना है, ध्यान रखना। और
सुकमा बांध भी बना है, सुकमा बांध भी बना है बेतवा नदी पर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। माता टीला बांध ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है माता टीला बांध, ध्यान रखना। चलिए और ध्यान रखना, सोन नदी पर बाण सागर बांध बना है, बाण सागर बांध बना है सोन नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में। बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन को, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध भी बना है, ओंकारेश्वर बांध भी बना है, माहेश्वर बांध भी बना है, माहेश्वर बांध। ये सब मध्य प्रदेश राज्य में बने हैं। किस पर, सॉरी, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, लेकिन ओंकारेश्वर माहेश्वर बांध आपके ये मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको आता है। चलिए इस तरह से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अपना स्क्रीन पर आगे आपका क्वेश्चन लग चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी 100% नाम देंगे, 100%, कि किस तारीख को वृषभ मतलब बैल, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने स्वीकार किया था। जीके में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आता है। बहुत सीधा सीधा मतलब हो गया कि अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह मैंने शॉर्ट में बता दिया कि अशोक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह कब बना। इसका मतलब ये हो गया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया अशोक चिन्ह, क्योंकि अशोक चिन्ह में वृषभ भी है, चक्र भी है, अश्व भी है, हाथी भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसको कब स्वीकार किया गया था, यानी कि अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब मिली? तो 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो ध्यान रखना, अशोक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। मैं यहां पर और बता दूं आपको, जो अशोक चिन्ह है उसमें ऊपर सिंह दर्शाए गए, स्तंभ यानी कि शीर्ष पर सिंह दर्शाए गए, और सिंह कितने दर्शाए गए? ऊपर 4, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3 दर्शाए गए टोटल की टोटल आधार पर, यानी कि ऊपर जो दिखाए गए हैं, ये ऊपर जो दिखाए गए हैं आपको डायग्राम में दिखाए गए 4 सिंह है, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। बैक साइड में, पीछे की साइड में जो है वो नहीं दिखाई देता। तो इसी में नीचे चक्र है, नीचे एक चक्र है, इस चक्र के दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ पशु दर्शाए गए हैं। तो इसमें जो पशु दर्शाए गए, बैल भी दर्शाए गए हैं, बैल के यानी कि बीच में चक्र है, बैल है, घोड़ा है, सिंह है और हाथी है। तो इस प्रकार 4 पशुओं को दर्शाया गया है अशोक के सिंह स्तंभ लेख पर। और अशोक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना, इसे यानी कि अशोक के सिंह स्तंभ लेख को, अशोक के सिंह स्तंभ लेख को सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ लेख से लिया गया है, सिंह स्तंभ लेख से लिया गया है। ध्यान रखना, अशोक के स्तंभ लेख को सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ लेख से लिया गया है। और भारत सरकार ने यहीं से 24 जनवरी 1950 को लेकर के अशोक चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको आता रहता है। और भी यहां से ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 हमारे भारत को अंग्रेजों के अधीनता से आजाद किया गया था। अंग्रेजों की अधीनता से मुक्ति मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत आजाद हुआ था, भारत को आजादी मिली थी। क्वेश्चन ये आपका बहुत ज्यादा आता है। चलिए आगे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं 5वें क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप बहुत ज्यादा, कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? म्यांमार, जापान, चीन, ताइवान। तो पिंग पोंग कूटनीति या पिंग पोंग संधि का संबंध चीन देश से है। ध्यान रखना। तो ये जो संधि हुई थी ये 1970 में होती। जो पिंग पोंग कूटनीति है या पिंग पोंग संधि है, ये 1970 में हुई थी चीन देश व अमेरिका देश के बीच। चीन देश व अमेरिका देश के बीच ये
कूटनीति बनी थी, ये संधि बनी थी। ध्यान रखना, दोनों देशों के बीच जो तलखी बनी रहती है, दोनों देशों के बीच जो विवाद बना रहता है, विवाद दोनों देशों के बीच जो एक तरह से गर्मा गर्मी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए भारत व चीन देश के बीच चीन देश में अमेरिका के बीच 1970 में एक संधि हुई थी, जिसको पिंग पोंग कूटनीति कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका यहां पर मैंने करा दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां पर छठा क्वेश्चन लगा दिया है। सारे के सारे सभी के सभी क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन को भी आप 100% यहां पर मार्क देके चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, संविधान से, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। ऑफलाइन में मैंने अभी क्लास कराई थी, इसको पूरा कंप्लीट समझाया था। तो राष्ट्रपति शासन, सीधा सीधा शॉर्ट में मैं बता दूं कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 जो होता है उसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस आर्टिकल 356 के अनुसार इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो इस बात की सूचना उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है कि महामहिम राष्ट्रपति, इस राज्य की सरकार संविधान का अनुपालन नहीं कर रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है, यह संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर कंप्लीट करा दिया। ध्यान रखना, आर्टिकल 365, तो आर्टिकल 365 के द्वारा भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन उस राष्ट्रपति शासन को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो दो प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा और आर्टिकल 365 के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि इसमें क्या होता है, जब राज्यों की सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में या उसका आदेशों का पालन करने में असमर्थ होती है, तो केंद्र सरकार आर्टिकल 365 लागू करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी हमने यहां पर समझाया। तो यहां पर 4 आर्टिकल दे रखे हैं। आर्टिकल 350, तो आर्टिकल 350 ये अल्पसंख्यकों की भाषा, यानी कि अल्पसंख्यकों को भाषाई अधिकार दे रखे हैं। अल्पसंख्यकों को भाषाई अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 350। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो पहले प्रकार का आपातकाल होता है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 350 में अल्पसंख्यकों को भाषाई अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको यहां कंप्लीट किया है। आगे हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर मैंने 7वां क्वेश्चन लगा दिया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप 100% मार्क देके चलेंगे एग्जाम के हिसाब से, कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। वेस्टर्न घाट, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट, अब यहां पर मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि ये जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है एक लंबी बेल्ट, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर। तो ध्यान रखना, ये पश्चिमी घाट लगभग 1400 से 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वतमाला है, जिसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। अब जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है, भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो अरब सागर से उठने वाले मानसून के द्वारा होती है। जो अरब सागर से उठने वाली पवनें हैं वो
भारत में मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अब यहां से जब मानसून उड़ता है अरब सागर से तो ये पश्चिमी घाट से टकराता है और पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ये इस पूरे क्षेत्र में वर्षा करता है, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा करता है, यानी कि पूरे पश्चिमी राज्यों में, पश्चिमी घाट में और पश्चिमी राज्यों में सब में मानसूनी वर्षा होती है। जो इस समय मानसूनी वर्षा हो रही है ये आपका अरब सागर से उठने वाले मानसून के द्वारा हो रही है। और भारत में जून में ही, भारत के जून में ही, जून की तारीख, अंतिम तारीख में ही भारत में मानसून आ जाता है और भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल राज्य में आता है। तो ये मानसूनी पवनें पर्वत के सहारे, पर्वतीय श्रृंखला के सहारे वर्षा करती हैं। तो इस प्रकार पूरा पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के द्वारा वर्षा प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है, मैंने आपको समझा दिया है। भारत में जून महीने में ही मानसून आ जाता है और सबसे पहली मानसूनी वर्षा जो होती है यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जो सबसे पहले वर्षा होती है वो केरल राज्य में होती है और जून महीने में यहां पर मानसून आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट समझा दिया और इस पूरे पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको 8वां क्वेश्चन आपको लगा दिया आपकी स्क्रीन पर कि गर्म पानी अभयारण्य स्थित है। गर्म पानी अभयारण्य स्थित है, ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। गर्म पानी अभयारण्य, तो गर्म पानी अभयारण्य आपका असम में है, दीफू में है। गर्म पानी अभयारण्य आपका असम में है। जूनागढ़ अभयारण्य आपका गुजरात में, दीफू असम में, कोहिमा नागालैंड और गंगटोक आपका सिक्किम में है। तो ये एक जीव अभयारण्य है। कैसा है? जीव अभयारण्य है, जीव अभयारण्य है। तो अभयारण्य किसको बोलते हैं? जो अभयारण्य बोलते हैं जहां पर जीव जंतुओं का निवास स्थान होता है, यानी कि वनों में पेड़, जहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, वहां पर अभयारण्य बनाया जाता है। अभयारण्य को जंगल बोलते हैं, जंगल। तो जंगलों में इस क्षेत्र को निर्मित किया जाता है जो कि जीव जंतुओं का एक निवास स्थान होता है। तो गर्म पानी अभयारण्य आपका जो है वो असम में है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहां पर आपको कंप्लीट कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करके बनाए गए। इंपॉर्टेंट करे ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधार कला की विद्या, गांधार कला विद्या की विशेषता नहीं है। गांधार कला की विद्या की विशेषता यहां पर पूछी है तो ध्यान रखना, इसमें इसे शकों और कुषाणों का संरक्षण दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव था, बिल्कुल ठीक है। इसमें मानव आकृति का वास्तविक रूप था, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। हीनयान से नहीं, ये महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान रखना, गांधार कला को शक राजाओं और कुषाण राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है कि गांधार कला को शकों और कुषाण राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और इस पर भारतीय और यूनानी अत्यधिक प्रभाव था। इसमें मानव आकृति पर वास्तविक रूप से जोर दिया गया था। लेकिन यह शाखा की उत्पत्ति हीनयान से नहीं हुई है, यह गलत है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की शाखा महायान से है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारे यहां पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट करके बनाए कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो ये था आपका वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय या इसका नाम बोलते हैं वेंकटपति, वेंकटपति राय इसको भी कहा जाता है। वेंकटपति राय कहा जाता है वेंकट द्वितीय को। ध्यान रखना, इसी ने ही पुर्तगालियों को भारत में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। और ध्यान रखना, वेंकटपति राय विजयनगर साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक हुआ है। इसी के समय में विजयनगर की जो क्षमता है, विजयनगर की जो समृद्धि थी उसमें गिरावट आई थी, लेकिन वेंकटपति राय ने विजयनगर की सत्ता को ऊपर उठाया था पुनः। ध्यान रखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन और, कृष्णदेव राय, ये भी विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ध्यान रखना, इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, 8 विद्वान। और ये 8 विद्वान तमिल विद्वान थे, तमिल भाषा के ज्ञाता थे, तमिल विद्वान थे ये, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था, अष्टदिग्गज। तो
विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय, उसके दरबार में 8 तमिल विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और ध्यान रखना, कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा एक तमिल भाषा में किताब लिखी थी। अमुक्त माल्यदा एक ग्रंथ है तमिल भाषा में जो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा हुआ था। और ध्यान रखना, बाबर भारत में पहला मुगल शासक था। इसकी आत्मकथा बाबरनामा थी, बाबरनामा। तो ध्यान रखना, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुजु के बाबरी भी कहते हैं, उसमें विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का भी उल्लेख किया है। और ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का प्रथम ने 1333 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, 2 भाइयों ने 1333 ईस्वी में। तो विजयनगर दक्षिण भारत में एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य था विजयनगर। तो इस तरह से हमने यहां पर 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। ये 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा मिलेगी, मैंने कहा है कि 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन, आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को, भारत में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को आप पास कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है मन लगाकर पढ़ने की। तो बेटा मन लगाकर पढ़ते रहिए और कोई भी एग्जाम को आप निकालते रहिए। मैं आपके साथ जबरदस्त मेहनत करने में लगा हुआ, मेरी पूरी टीम जो 3 वीडियो पर डे आपको भेज रही है, हिंदी और मैथ और जीएस, आपका 3 क्लास अभी चल रहा है। कुछ समय के बाद आपकी लगातार पूरी टीम जुड़ करके मेहनत करेगी ऑनलाइन में। तो बेटा जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं आपको फिर मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन कैसे होता है, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। मैं कल मिलूंगा आपको। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।